वीडियो ऑन नहीं आ रही। जी जी जी, नमस्ते सबको। नमस्ते अभी पूजा बहन जो गर्भ दोनों को शरीर शुद्धि की आवश्यकता है। दोनों को शरीर शुद्धि, मन शुद्धि और आत्म शुद्धि, ये तीनों के लिए जाना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज के प्रेगनेंसी रखनी है या फिर अच्छा गर्भ धारण करना है, तो आपको ये तीनों पे फोकस करना है। तो शरीर शुद्धि है वो प्राणायाम से होगी, मन शुद्धि है तो वो प्राणायाम वगैरह से करनी है, और आत्म शुद्धि मेडिटेशन वगैरह, चैंटिंग वगैरह से करनी है। तो अब कई जगह ऐसी सब मतलब आयुर्वेद में बताया गया है कि पंचकर्म तीन तीन जगह पे सजेस्ट किया हुआ है। एक जो हेल्दी पर्सन है और उसको अपने लाइफ में मतलब आगे आने वाले डिजीज नहीं चाहिए, तो उसको जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो भी हो, वो उसको नहीं आने आए बॉडी में, इसके लिए करे, हेल्दी रहने के लिए। दूसरा है अनहेल्दी, मतलब जो रोगिष्ट है, जिसको रोग है किसी कोई भी, तो उसके अनुसार उसकी प्रकृति वगैरह देख के जो वैद्य डिसाइड करता है पंचकर्म, एक वो पंचकर्म रहता है। और एक तीसरा पंचकर्म हमारे जो आचार्य है, चरक आचार्य वगैरह, उन्होंने बताया है कि जब आप उत्तम गर्भ धारण के लिए चाहे तब पहले पूरा पंचकर्म करना है। अब ये रहता है कि कई कई एरिया में, कई कई जगह पे आपको ये पंचकर्म है वो मतलब इजीली अवेलेबल नहीं होता है, उनके एरिया में नहीं होता है, या फिर ऐसे अभी तक मतलब एंड तक ये नहीं पहुंचा है। तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें आपको हमें क्या ध्यान रखना है। 2 साल पहले जैसे यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन हुआ था, उस समय पे हमने ये बताया था कि घर पर पंचकर्म कैसे करें। तो उसका भी फॉर्म वगैरह हमने बना के रखा है, और उसका वीडियो भी आचार्य महल भाई करके जो यूट्यूब है उसमें भी आप ऐसे करके लिखेंगे ना तो आपको मिलेगा। उसमें पूरा डिटेल से भी दिया है ताकि आप बार बार सुन के उसको कर सके। क्योंकि मैं मतलब यहाँ से जैसे मैं बताऊँ तो हर सबको मैं एक साथ में करने के लिए वो जरिया ज्यादा अच्छा है। फिर आप वगैरह है तो वो कैसे मंगवानी है और उसको कैसे फॉलो करना है, तो आप घर पे रह के हमने एक मतलब जैसे पंचकर्म मतलब शरीर शुद्धि कर सके। लेकिन याद रखना है दोनों के लिए, महिलाओं के लिए और पुरुषों दोनों के लिए ये करना है। जब तक गर्भ धारणा नहीं होती है तब तक दोनों का 50-50 रोल है। गर्भ धारणा होने के बाद 80% रोल महिला का है, लेकिन तब तक दोनों के लिए ये दोनों को ये करना है। तो हमने ये घर पर पंचकर्म कैसे करें उसका वीडियो वगैरह बना के ही रखा है, तो उसको आप फॉलो करें। दूसरा चीज है ब्रह्मचर्य का पालन। मिनिमम 3 मंथ का, मैक्सिमम आप 1 साल का भी रख सकते हैं, 6 महीना 1 साल का, लेकिन कम से कम 3 महीने का ब्रह्मचर्य अति आवश्यक है। कभी कभार हमें ऐसी क्वेरी आती है कि हमें अगले महीने ही गर्भ धारण करना है तो हम क्या करें। लेकिन जो साइंस के हिसाब से मतलब मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी देखा जाए तो स्त्री बीज और पुरुष बीज की जो परिपक्वता का जो समय है वो स्त्री बीज की 72 डेज है, और जो पुरुष बीज की है 84 डेज है। जब उस टाइम में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाएगा तो हम जो भी संस्कार करेंगे वो जो बीज रहे हैं उसके ऊपर और उसके आगे के सभी के बीज के ऊपर वो संस्करण हमें मिलेगा। अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा तो वो जो हम संस्कार कर रहे हैं उसका उसके ऊपर कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए कम से कम 3 महीने का ब्रह्मचर्य अति आवश्यक है। फिर तीसरा है कि उस दौरान ये जो ये जो पीरियड है, तो इसके दौरान आप अपने अपने आप का ही खुद इवोल्यूशन करें कि सिर्फ शारीरिक ही नहीं, शारीरिक दोष मेरे में क्या है, मानसिक दोष मेरे में क्या है। हमें दूसरे के दोष तो बहुत अच्छे से पता होते हैं, लेकिन खुद की बात बात आती है तो हम ध्यान नहीं देते हैं। तो खुद को अपना ही इवोल्यूशन करना है कि मेरे में कौन से दोस्त है, वो करके फिर आप भाई मेरी आगे वाली संतति जो है, ऑब्वियस है अगर मैं गुस्सा करती हूँ, मैं ऐसा सोचू कि मेरी बेटी ऐसी ना हो, तो मुझे उसके लिए अगर पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं गुस्सा करती हूँ, बराबर। अब उसके ऊपर एक्शन लेना भी जरूरी है। अगर एक्शन नहीं लिया तो आप आने वाली संतति भी वही होगी, क्योंकि वो आपको ही देख के सबसे पहले उसके माता पिता ही उसके फर्स्ट टीचर रहते हैं, तो वो जो देखेगी वही वो देखेंगे, वही वो करेंगे।
तो पहले आपको अपने दोस्त को देखना है, वो मानसिक हो शारीरिक हो दोनों। लाइक कई मोस्टली ऐसा होता है कि हम जल्दी उठ नहीं पाते और हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे बच्चे या फिर आगे मतलब जल्दी उठने से ये फायदे होते हैं, लेकिन हमें पता है लेकिन हम उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे करके हमें मतलब अपने दोस्त देखने हैं, फिर उसके ऊपर एक्शन लेना है, फिर उसको एक लाइफस्टाइल बनाना है। तीसरी चीज ये होती है कि जब हम किसी को ऐसा बोलते हैं ना कि ये आप अपने लाइफ में लाइफस्टाइल में ये चेंजेस करो, दिनचर्या में ये चेंज लाओ, तो वो क्या करते हैं, जब तक उसको डिजायर रिजल्ट मिलता है ना तब तक वो करते हैं, फिर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो वापिस वही अपनी जो दिनचर्या है उसको बिगाड़ के रखते हैं, वापिस कोई ना कोई रोग आ जाता है। इसलिए मोस्टली फिर बाद में ये कि हम ये जब तक फॉलो करते थे तब तक हो रहा था, बाद में ये सब मुझसे ये मतलब कि वापिस मुझे रोग क्यों आ गए। जो भी शरीर में वात पित्त कफ इम्बेलेंस होता है उससे जो रोग पैदा होते हैं तो वो आपकी दिनचर्या से आपकी लाइफस्टाइल से ही आते हैं। आयुर्वेद में बहुत सारी चर्या बताई गई है, वो मोस्टली हम कई सारे उसको फॉलो नहीं करते हैं, पता होने के बावजूद भी, नॉलेज आज सबके पास है, वी कैन नॉट एक्शन, हम उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं, इसलिए हम वापिस वहीं के पे ही आके ठहर जाते हैं। तो तीसरा चीज ये है कि हम उसको लाइफस्टाइल नहीं बनाते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि ये मुझे उठना पड़ेगा, मैं उठ रहा हूँ, इतना इजी लेंगे तो आप रेगुलरली मतलब उसको लाइफस्टाइल बनाएंगे तो आपको ये बर्डन नहीं लगेगा। हम दीदी एक मिनट, दीदी जरा हम्म, इंस्ट्रक्शन दीजिए, जो लोग बात नहीं करना चाहते हैं, जो नहीं कर रहे उनका माइक म्यूट करें, बार बार डिस्टर्बेंस आ रहा है, आपकी आवाज कट रही है। कृपया जिन जी लोगों को बात नहीं करनी है कृपया अपने फोन म्यूट पे रखें। दीदी का आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। जी दीदी। जी। तो आ, मतलब कहना कि अपनी दिनचर्या ही ऐसी बनाओ कि आप उससे बोरिंग ना हो, बराबर। जनरली हम यही करते हैं कि भाई बाहर का खाना मत खाओ, बराबर, कि सब कुछ उसमें विरुद्ध आहार भी रहता है, मैदा रहता है, मतलब अनरिफाइंड सॉरी रिफाइंड शुगर रहती है, मतलब जो चीजें नहीं होती सबसे ज्यादा विरुद्ध आहार से रोग बढ़ते ही है, रोग आते नए रोग आते हैं। तो बाहर का कुछ भी खाना खाने में ये सबसे मेन रहता है कि विरुद्ध आहार का सेवन होता ही है। अनलेस अनटिल एक बार खाओ इट्स ओके, लेकिन जो एवरी टाइम हो जाता है उसको आप कैसे अवॉइड करें। तो आप उसको घर पे बनाने की कोशिश करें, वो सब हम उसको बताते हैं, लेकिन उसको लाइफस्टाइल बनाओ। कहने का मतलब ये है कि उसको दिनचर्या में ही लेके आओ कि आप बोरिंग ना हो। नहीं तो ऐसा लगता है कि मैं एक महीने से ये कर रहा हूँ, मैंने ये खाया नहीं, सब गिनती करते हैं कि मैं एक महीने से ये नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं तो ये कोई उपकार नहीं है, आपके ऊपर ही वो है, आपके बॉडी के लिए, आपके आने वाले संतति वगैरह के लिए ही आप कर रहे हो। तो आप अपना आपका गोल क्या है उसको ध्यान में रख के आप अपनी लाइफस्टाइल दिनचर्या जो भी है रात्रिचर्या सब में उसका चेंज करो। तो पंचकर्म कैसे कर सकते हो, दिनचर्या वगैरह में कैसे फेरफार करना है, गुरु जी के भी बहुत सारे वीडियोस है कि दिनचर्या में ये लाना है, तो उसको फॉलो करें। जितना अच्छे से फॉलो कर पाएंगे आपको रिजल्ट बिना कुछ दवाइयों से ही अच्छा मिलेगा। धन्यवाद। दीदी मेरा इसके साथ में जो इसलिए ये सवाल पूछा था, मैंने गुरु जी के कुछ वीडियो भी देखे हैं, पर देखिए गर्भ संस्कार ये जो प्रक्रिया है ये कई सारे माता पिता को पता नहीं होता है, और हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो डायरेक्ट वो कंसीव होने के बाद ही आते हैं कि अब तो हो गया जी, अब आप बताइए हमें क्या करना है। और हमारे पास समय कम रहता है, और पर्याप्त मात्रा में औषधि देना इज नॉट अ गुड आइडिया। मेडिसिन इज नॉट अ क्योर। वी, एज यू करेक्टली सेड, वी नीड टू फॉलो अवर डेली रूटीन। दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, शरीर के साथ मानसिक स्वस्थ हमें कैसे रहना है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो 1 या 2 महीने के बाद ही आते हैं कि जी कल रिपोर्ट आ गया, नाउ यू टेल मी। ये आपके पास नहीं, मेरे पास भी इसी तरह से ही मोस्टली पेशेंट आते हैं, क्योंकि आजकल जो सब जगह मिलता है कि गर्भ संस्कार प्रेगनेंसी में ही किया जाता है, किसी को ये नहीं पता है कि उससे एक्चुअल में उसकी जो भी है वो पहले ही शुरुआत हो चुकी है। कोई भी कर्म करने से पहले वो भी थॉट, जब आप बच्चे के लिए सोचते हैं तब से आपका गर्भ संस्कार की सीढ़ी चढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, जहां से पेशेंट आए हैं हमें एक तो पहले ये अवेयरनेस उसको करना है कि ये टाइम जो है पहले से
कहीं पे भी आप कहीं सेमिनार वगैरह जो भी जहाँ आपको बोलने का मौका मिले, बराबर बताने का मौका मिले, तो वहां आप पहले से ही बताओ कि मतलब प्लानिंग के फेज से ही ये गर्भ संस्कार शुरू होता है। बच्चे 1 साल का हो तब तक ये चलता है, राइट। लेकिन आजकल सबको यही होता है कि कोई ऐप डाउनलोड कर लिया, उसमें कुछ एक्टिविटीज दे दी गई है, उसको कर लो तो गर्भ संस्कार हो गया। ये गर्भ संस्कार नहीं है। जब तक आप अपने रूटीन में नहीं लाएंगे, उसको भाव से नहीं करेंगे, तब तक ये बच्चे में भी नहीं आएगा। सिर्फ जनरली क्या होता है, वो एप्लीकेशन मैंने भी बहुत सारी मिलती है और मैंने भी देखी है कि कैसे उसमें रहता है। तो लोग क्या करते हैं कि भाई आज टास्क हो गया, आज मुझे पूरा दिन टाइम नहीं मिला तो मैं रात को सिर्फ देख लूंगी, हाँ हाँ हाँ, ये है, ये प्रार्थनाएं वगैरह, और टास्क करके खत्म। तो वो बच्चे में कुछ असर नहीं करेगा। वो तो आपने बस ये चला ना एक जाए बात इसलिए आपने करके देख लिया है। तो मैं जनरली पंचकर्म का उसको सॉरी गर्भ संस्कार के बारे में वही बताती हूँ कि आप जो भी कार्य कर रहे हो उसको 100% उसमें रह के करो। चाहे आप रसोई बना रहे हो, चाहे आप अपनी जॉब कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। अगर मैं कुछ मैनेजमेंट में हूँ तो मैं अपना 100% उसमें दूँ, तो भी वो मेरे बेबी का ब्रेन, जैसे मेरा ब्रेन उसमें घिसेगा तो ऑब्वियस है मेरा बेबी का ब्रेन भी उसमें ज्यादा एक्टिव होगा। तो जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपका पंचेंद्रिय का विकास कैसे हो, उसके बाद में वो मन को ट्रांसफर होती है। तो पंचेंद्रिय विकास कैसे होगा, तो ऐसे ऐसे करके उसको कुछ कुछ एक्टिविटीज बना बताते हैं। लाइक आपने रूटीन में ऐसे ही बताती हूँ कि आप किसी रास्ते पे जा रहे हो मैडम, और ऐसे ही जाते हैं तो हाँ, कोई एक कलर चूज करो कि मुझे रेड कलर ही देखना है, तो आपको रेड ही दिखेगा। एक्चुअल में कहने का मतलब है कि कोई एक चीज पे फोकस करेंगे तो वो इंद्रिय उसको देखती तो बहुत सारा है लेकिन फोकस नहीं होता है, तो उसको फोकस करने के लिए बोलते हैं, तो वो मन को जाता है, फिर वो मन उस आगे जाके स्टोर करेगा। तो ऐसे करके सभी इंद्रिय की कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटी बताते हैं कि इस हिसाब से करेंगे रूटीन में। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप अलग से इतना टाइम निकालो। जरूर है ध्यान वगैरह के लिए रूटीन में टाइम निकालना है, लेकिन ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है कि जिसके लिए हमें चलो 24 घंटे में 2 घंटे मैंने ये एक्टिविटी कर लिया तो मेरा गर्भ संस्कार हो गया, नहीं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो इस हिसाब से आपको उनको बताना है। इसलिए जैसे अभी बहुत सारे वगैरह निकलते हैं कि हाँ गर्भ संस्कार की एप्लीकेशन, लेकिन वो एक्चुअल में उसका फल नहीं मिलता है। हाँ, जितना अगर भाव से वो किया तो वो अवश्य मिलेगा, लेकिन वो रूटीन में नहीं हो पाता है। तो आपको जहां शायद वो पेशेंट 7वें महीने से आए तब उसको पता चले, तो भी कोई बात नहीं, हमारे पास कितना समय है और हम उसमें कितना कर सकते हैं। बस उसको वही फॉलो करने के लिए बोला। बताओ जहां से शुरू किया वहां से अच्छा है, जो बीत गया है नो प्रॉब्लम है, तो वहां से शुरू करके आगे का उनको बताओ। तो इस हिसाब से आप आगे जा सकते हैं। जी धन्यवाद। जी, और कोई को किसी को प्रश्न हो? किसी को ना हो तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है। कई लोग के क्वेश्चंस आते हैं इस बारे में कि हम सेंटर चलाते हैं तो कई लोग की ज्यादातर इनफर्टिलिटीज के बारे में बहुत सारी समस्या लोग लेकर के आते हैं। तो इसके बारे में किस तरीके से क्या किया जाए और क्या मैम उनको क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ? जी कौन? हाँ नमस्ते मैम, डॉक्टर अभिलाषा बात कर रही हूँ। हाँ हाँ जी आप पहले पूछ ले। डॉक्टर अभिलाषा जी हमारे साथ जुड़े। हाँ जी बताइए जी। नमस्ते मैम। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स को क्रेविंग्स होती है बाहर का खाने की,
तो अब वो बाहर का खाना है तो जंक फूड, अब वो पेशेंट को खाने के लिए बोले, मतलब मदर्स को खाने के लिए बोल दे या नहीं? अगर हम मना करते हैं तो वो तब भी चीट करके तो खाते ही है, तो उनकी बेबी के लिए ठीक है या नहीं है? आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करेंगे तो। जंक का मतलब हमें पता है कि क्या है, तो वो चाहे कोई भी अवस्था में लो, वो बेबी के लिए या फिर मदर के लिए या फिर कोई भी व्यक्ति के लिए वो अच्छा नहीं है। दूसरा चीज कि जनरली जब चौथे पांचवे महीने में दोहरुद अवस्था आती है, तब ऐसे ऐसे कुछ अलग अलग चीजें खाने की उसको इच्छा होती है। तो आजकल जो भी बाहर मतलब ऐसे अलग अलग चीज खाने की इच्छा होती है, तो ऐसा नहीं है कि वो चीज बाहर ही मिलती है तो हमें बाहर ही खाना है। चाहे मोस्टली जैसे देखा जाए तो लेडीज को मदर्स को मतलब ये पानी पूरी खाने की बहुत इच्छा होती है, राइट? तो आप उसको घर पे बना के खाओ तो वो हेल्दी बनेगा। उसमें हम पुदीना वगैरह ही डाल के करते हैं, तो हम अपना टेस्ट के हिसाब से उसको कर पाएंगे। तो जो भी चीजें हैं उसको अवश्य खाने के लिए बोले, लेकिन क्या उसको घर पे बनाने के लिए बोले। दूसरा, मैं मना करती क्योंकि पहले 3 महीने में तीक्ष्ण उष्ण ऐसा आहार करने के लिए मना किया है। वो गर्भपात का कारण बन सकता है और उसके बाद में गर्भस्राव का कारण बन सकता है। उसके बाद में भी अगर ऐसा खाया तो गर्भपात का भी कारण बन सकता है। तो जनरली मदर का ऐसा नहीं होता है कि भाई ये एक बार खाया तो वापिस ऐसा होता है कि वापिस कभी जो उसकी ये इच्छा होती है वो मतलब कि एक बार इच्छा हो तो इट्स ओके, लेकिन कभी कभी बार बार भी इच्छा होती है, तो ये अच्छा नहीं है कि जंक फूड खाना। तो पहले तो मैं मना ही करती हूँ। और ऐसा नहीं होता है कि उसका अति अति मन हुआ और हमने ऐसा मना किया है। हाँ, इ- कभी कभी ऐसी कुछ चीजें होती है कि चलो उसको बाहर घूमने का मन हुआ, बराबर बार बार ऐसा कह रहे हैं तो थोड़ा सा आप टहल ले बराबर, या ऐसा कुछ करे तो ठीक है। लेकिन चॉइस कैसी है वो देखना बहुत जरूरी है। वो उसके और बेबी के लिए अच्छा है कि नहीं, उसको देख के ही उसको आप सजेस्ट करें कि करे या ना करे। इस बारे में गुरुजी ने भी आगे बताया था कि एक जो केस आया था, वो केस में ऐसा हुआ था कि जो बच्चा आया था उसको मतलब एक हिस्ट्रिया टाइप का, मिर्गी जो बोलते हैं उस टाइप का एक केस, बच्चा ऐसा जन्मा था। तब गुरुजी ने वो पर्सनली केस देखा था, उसमें पूछा था उनको कि भाई आपने जो ड्यूरिंग जो गर्भावस्था के दरमियान आपने जो खाया होगा तो ही ये हुआ होगा। तब उसने एक्सेप्ट किया था कि उसने पानी पूरी की इच्छा हुई थी जब वो अपने घर पे गई थी, अपने मम्मी के वहां। तो तब उन्होंने उन्होंने मम्मी ने बोला था कि कोई बात नहीं, खा ले। तो वो खट्टापन की वजह से वो पूरा उसका शरीर में जो उसके गर्भ में जो बालक था उसको डायरेक्ट फिर खाने के बाद तुरंत उसको हिचकी आने लगी। जब उसने पानी पूरी खाई और तुरंत उसको हिचकी आने लगी, और उसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट बच्चे के स्वास्थ्य के साथ वो होके बच्चा जब जन्मा तब वो बीमारी के साथ वो आया। तब उसने एक्सेप्ट भी किया है। तो हमारी एक पानी पूरी, अभी इसमें किसका बच्चे का क्या दोष, आप समझो। पूरी जिंदगी हमारी एक पानी पूरी एक बच्चे को, और ये ऐसा नहीं, ये केस होके प्रैक्टिकली होके गुरुजी के पास आया था ऐसा वाला, एक कहीं से सुना हुआ नहीं है। तो ये चीज है कि कितनी हमारी ये जंक फूड, और ये चीज हम समझते हैं कि कुछ नहीं हो कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं, जब होता है तब बच्चे का तो कोई दोष नहीं है, उसका क्या दोष हुआ। एक पानी की पूरी की वजह से आखिर पूरी जिंदगी उसकी चली गई। तो इसमें कोई भगवान का कुछ श्राप नहीं है। जो भी यहाँ पे हैंडीकैप अंधे जो लोग जन्म रहे, उसका कारण कोई किसी का श्राप नहीं है। भगवान ऐसा नहीं है कि किसी को श्राप दे देता है। ये हमारा ही अज्ञान हमको वो परेशान कर रहा है। तो ये चीज है। और जी एक चीज बता सकता हूँ मैं इसमें, अनुमति है जी, मुझे? हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ जी, कहाँ से, हाँ बोलिए। मैं सूरत से बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ, चंद्रेश भाई, ओके जी, हाँ, बोलिए। मुझे आपका अनुमति वीडियो है तो। शुरू कीजिए ना। हाँ, मेरा स्पीकर तो ऑन है। नहीं नहीं, हाँ, ऑन वीडियो है। शुरू कीजिए ताकि हमें पता चलेगा हम किससे बात कर रहे हैं या किससे सुन रहे हैं। अच्छा जी। चलो, करता हूँ, वीडियो ऑन करता हूँ मैं। मुझे एक बात करनी है। मैं क्वेश्चन को जहां तक समझा हूँ, उन्होंने क्वेश्चन ऐसा किया है कि हम बाहर का खाना खा सकते हैं।
जब मन करे तो बाहर का खाना खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, और बाहर का खाना खाते हैं तो क्या नुकसान होता है? ऐसा प्रश्न था दीदी का, डॉक्टर अनुपमा जी का। तो ये क्वेश्चन में पानी पूरी और जंक फूड की बात तो नहीं हुई थी, फिर भी वो बात भी अच्छी। लेकिन बाहर के खाने से पहला नुकसान क्या होगा? जो कॉमर्शियल वृत्ति से बनाया गया आहार अगर प्रेग्नेंट वुमन लेती है, तो वो आदमी का जो विचार होगा मन में, जैसे वो बनाने वाला है, वो किस सोच में होगा, उसका क्या प्रॉब्लम होगा, वो कॉमर्शियल काम खाना बनाने का कर रहा है, तो उसमें उसका धनोपार्जन का हेतु होगा, वो किस परिस्थिति से गुजर रहा है, उनकी मनोस्थिति कैसी है, वो सब आहार में भी आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि गर्भवती महिला को कुछ भी, जंक फूड की बात तो बाद की बात है, बाहर इसीलिए खाना नहीं खाना चाहिए कि बाहर के जो कॉमर्शियल तरीके से बनाया गया आहार और उस व्यक्ति का विचार भी उनको सूक्ष्म रूप से अपने बच्चे के ऊपर और वो गर्भवती महिला के दिमाग के ऊपर भी। अच्छा, कौन क्या कुछ पूछ रहा है? हाँ, तो वो गर्भवती महिला के मन के ऊपर भी उनके विचार हावी रहेंगे। तो बाहर बेहतर है कि बाहर का विचार हमारे दिमाग में न घुस जाए, चाहे अच्छा हो या बुरा वो भी मालूम नहीं है। कॉमर्शियल तरीके से जो आदमी पानी पूरी बनाता है तो चीप रेट में बनाना होता है और उसमें उनको मुनाफा भी कमाना है, उनके घर की रोटी भी चलानी है। तो वो जिस दौर से गुजर रहा है, वो दौर का जो उनका मानसिक चेतना जो है वो कहाँ पर है, वो चेतना वो बनाने वाले के दिमाग से आहार में भी घुस जाएगी। तो वो आहार लेने से दिमाग पर प्रतिकूल असर होगी और वो सोच बच्चे में भी आ सकती है। उसमें हाँ। माँ के हाथ का खाना खाना है, जैसे खुद का बनाया हुआ खाना खाना है, और खाना बनाते समय भी अपने मन के ऊपर अच्छे विचार करना है। जैसे कुछ लोग बताते हैं कि भाई भोजन बनाते हैं तो सत्यभामा को याद करना चाहिए। कृष्ण भगवान सत्यभामा के हाथ से भोजन करते थे, तो उस समय मतलब अच्छे विचार करके भोजन लेना चाहिए। ये मेरा एक मंतव्य है। बाकी रही बात जंक फूड की, तो घर पे बनाओ चाहे बाहर बनाओ, बाहर में उसमें विचार की बनाने वाले के विचारों की मिश्रित होगा, और क्वालिटी घर में अंदर होता, घर में क्वालिटी सही रहेगी, विचार भी सही रहेगा। लेकिन बात यह है कि जंक फूड तो वैसे भी खाना नहीं चाहिए। तो आशा रखता हूँ कि मेरा विचार आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। नहीं, वो है अन्न की असर भाव भाव वैसे अलग अलग चीज पे होती है। सात्वश भाव जो बोलते हैं, मन का भाव, तो वो सब तो है, एकदम सूक्ष्म लेवल का ज्ञान है। मगर वहां हम्म तक जाने के लिए मतलब पहले हम पूरा विज्ञान समझे तो ही लोग समझ पाएंगे। हम्म। सही बात है आपकी, सही बात है। खड़ीदास भाई, जी जी। खड़ीदास भाई, वंदे मातरम। हाँ, वंदे मातरम आ, जी। पूजा जी, मेरा एक सवाल है। मैं आर्य नितिन कोलकाता से बोल रहा हूँ। हाँ हम्म हाँ, नितिन जी। हाँ जी। मेरे दो प्रश्न हैं कि जो महिला गर्भवती के समय उनको सर्दी खांसी का ज्यादा सिम्टम्स आ जाता है, तो हम्म उनको गर्म चीज देने से कई ऐसे पेशेंट हुए हैं जिनको ब्लीडिंग हो जाती है हल्की सी। तो उस केस में हमें कैसे उसकी सर्दी खांसी का इलाज करना चाहिए? और दूसरा प्रश्न है कि जो महिलाएं गर्भवती रहती, मतलब हो नहीं पा रही है, उनके लिए क्या किया जाए? पहला है कि गर्भवती महिला को सर्दी खांसी की दवाई से ब्लीडिंग हो जाता है। जब भी कोई कोई भी चीज, हाँ, या फिर हम मतलब हमें नॉर्मली भी सर्दी खांसी होती है तो हम क्या करते हैं, हम खाने में भी सब कुछ गरम, दवाई भी गरम, सब कुछ मोस्टली सभी तरीके से हम गरम चीजें खाना शुरू कर देते हैं। तो जो अचानक जो चेंज हुआ होता है, मतलब अगर वो मॉडरेटली मतलब मात्रावत होगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हम उसमें सब में प्रमाण ज्यादा बढ़ा देते हैं क्योंकि हमें जल्दी से राहत मिल जाए, तो उसकी वजह से उसको ये ब्लीडिंग होता है। मतलब ऐसे हल्की एक दो स्पॉट्स वगैरह ऐसे ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो उष्णता की वजह से वो मोस्टली पहले 3 महीने में सबसे ज्यादा मिलेगी आपको। तो सभी तरीके से नहीं शुरू करना है। कहने का मतलब ये है कि खाने में भी उतना गर्म नहीं, मात्रावत लेंगे तो उसको गर्म भी कुछ कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो जो अगर मेडिसिन चल रही है तो जो आप खाने में ले रहे हो उसमें हल्का गर्म लो, ज्यादा गर्म लेने की भी आवश्यकता नहीं है। तो उस हिसाब से आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है गर्भवती, कई महिलाएं गर्भवती नहीं हो रही,
गर्भवती नहीं हो रहे उसके कई कारण होते हैं। जैसे आयुर्वेद में वंध्या के प्रकार और काकवंध्या ऐसे करके कई सारे प्रकार दिए गए हैं। तो उसको कौन सी तकलीफ है तो वो भी जानना जरूरी है। अगर उसको सिर्फ कोई शारीरिक ही व्याधि है तो उसको ठीक करके फिर उसको गर्भधारण के लिए हम बोलते हैं। तो दीदी क्या मैं ऐसी कोई लिस्ट बना लूं जिनको जिनको समस्या रहे, तो मैं उनसे संपर्क करके लेते हैं उन महिलाओं की क्या समस्या रहे, क्योंकि ऐसे इतने केसेस आ रहे हैं ना, तो उनका सॉल्यूशन करना बहुत अत्यंत आवश्यक हो गया हमारे लिए, और उनका अभी तक हम परिणाम नहीं दे पा रहे हैं। भाई मैं जो बोल रही हूँ ना कि साथ में मुझे किसी का और भी आवाज आ रहा था, इसलिए मैं बीच में रुक गई थी। आर्य तो नितिन डिस्टर्बेंस था, भाई। मैंने म्यूट कर दिया। मैं म्यूट रास्ते में कर हूँ दिया। एक्चुअली, आज एक व्याख्यान है, उस चक्कर में मैं रास्ते में ही हूँ। अच्छा, तो इसलिए पहले उनको शारीरिक व्याधि है या फिर सिर्फ मानसिक। आयुर्वेद में बताया गया है कि गर्भधारण के लिए सौमनस्य होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी 50% रेशियो है वो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का है। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है कि जिसमें पुरुष और महिला दोनों कंप्लीट, उसके पैरामीटर अगर देखे जाए, मासिक समय पे आता है, सब कुछ समय पे आता है, हेल्थ भी है चलो अच्छी है बराबर, शारीरिक और पुरुष का भी सीमेंट रिपोर्ट देखे, शुक्राणु है, उसकी गतिशीलता वगैरह सब कुछ रिपोर्ट्स में सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उसका जो फल मिलना चाहिए गर्भ वो नहीं मिल रहा है। तो उसमें मेन दोनों के मानसिक कारण, उसके स्ट्रेस, उसके लाइफस्टाइल, उसकी दिनचर्या। जहां तक मेरा अभी तक का पेशेंट के साथ रहा है, तो इन पेशेंट में सब में जिसका अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी रहता है, उसमें दिनचर्या, ऋतुचर्या वो सब फॉलो करवाने से उसको रिजल्ट मिलता है। जिन जिन पेशेंट को सिर्फ दवाई लेने से ही पीरियड्स आते हैं, उनको भी 1 से 3 महीने में गर्भधारणा हो जाती है। तो एक ग्रुप ये रहा। दूसरा ग्रुप है बाकी 50% में, भाई किसी को मोर्टेलिटी कम है, मतलब पुरुषों को देखा जाए किसी के शुक्राणु कम है, तो हम उसकी दवाई करके फिर उसको आगे जाने के मिल्स के प्रेगनेंसी के लिए बता सकते हैं। वैसे फीमेल में भी पीसीओडी रहेगा, यूट्राइन फाइब्रॉइड रहेगी, एंडोमेट्रियोसिस रहेगा, ऐसे कई सारी बीमारी है। सिर्फ श्वेत प्रदर भी रहेगा, मतलब सफेद पानी गिरना रहेगा तो भी गर्भधारणा नहीं होगी। तो उसके रूट कोज क्या है कि भाई क्यों, किस वजह से उसको ये नहीं हो रहा है, तो उसको दूर करके फिर गर्भधारण के लिए प्रयास करेंगे तो अवश्य रहेगा। लेकिन सौमनस्य दोनों ही चीजों में होना जरूरी है। सब कुछ शारीरिक ठीक हो गया लेकिन सौमनस्य नहीं है तो फिर भी गर्भधारण नहीं रहेगा। तो सबसे पहले जो भी ऐसे पेशेंट है, चाहे वो मतलब उसको कोई दिक्कत है या नहीं, अभी अभी के फिलहाल में लो एमएच करके जो है, भाई हमारे खून में एक एएमएच करके जो रहता है हार्मोन, उसकी कमी हो जाना, उसका मतलब ये है कि स्त्री के बीज जो है वो कम होना। हमें नेचुरल गर्भधारण के लिए जा रहे हैं, कुदरती गर्भधारण के लिए, तो हमें हर साइकिल में एक ही बीज चाहिए। तो हमें वो जो बीज है वो एकदम परिपूर्ण वीर्य युक्त होना चाहिए, मतलब वो पोटेंशियलिटी वाला होना चाहिए कि वो ग्रो हो सके। तो हमें उसके ऊपर फोकस करना है, नहीं कि हमें 8-10 चाहिए। हमें 8-10 जो आ रहे हैं उसमें से एक ही चाहिए और वो ही हमें फल देगा। तो उसकी आप पहले दिनचर्या ठीक करवाओ, उसको ऋतुचर्या जो रजस वाला परिचर्या वो स्ट्रिक्टली पालन करने के लिए बताओ, और और जो ये सीजनल हमें फूड वगैरह जो आता है उसको फॉलो करने के लिए बोलो। तो उसकी मतलब ऑलमोस्ट 50% तो वहीं से ही क्लियर हो जाएंगे। तो नितिन भाई आप पहले इसके ऊपर काम करें, फिर अगर कोई ऐसे रहते हैं तो आप उसके सब रिपोर्ट्स देके और साथ में उस पेशेंट के फोटो भी भेजिए, क्योंकि सिर्फ रिपोर्ट से नहीं होगा। कई पेशेंट को अब मैं ऐसे तो नहीं देख सकती हूँ, तो फोटो देख के भी मतलब थोड़ा आइडिया आ जाता है कि ये बात प्रकृति है, पित्त प्रकृति या कफ प्रकृति, किस हिसाब से जा रहे हैं। तो उस हिसाब से उसके आगे हम चिकित्सा कर पाएंगे। मैडम मेरा एक सवाल है, पूछ सकता हूँ? जी नमस्कार मैम, मैं नमस्ते। विवेक बात कर रहा हूँ, रामगढ़ झारखंड से। मैम 8वें और 9वें महीने में क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में बताएंगी? आयुर्वेद में 7वें महीने तक का बोला है कि बच्चा है सर्वांग इंद्रिय परिपूर्णता होता है, मतलब उसकी इंद्रिय अंग कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं।
अगर 7वें महीने में खत्म होके उसकी डिलीवरी हो गई तो भी बच्चा जीवित रहता है, लेकिन 8वां महीना है वो माता और बच्चा दोनों के लिए एकदम क्रूशियल पीरियड है, क्योंकि उस टाइम पे जो बॉडी का मतलब कि शरीर का जो ओज रहता है वो कभी माता में फिर जाता है, कभी बच्चे में जाता है। तो अगर उस दौरान कोई ना कोई कारणवश अगर डिलीवरी हो गई तो जिसमें ओज रहेगा वो जी जाएगा। अभी तो काफी मतलब ये एनआईसी वगैरह हो गया है, तो मतलब रेट जो है नियोनेटल डेथ के रेट है वो काफी कम हो गए हैं। लेकिन पहले तो कोई क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो एक तो कोई मतलब डिलीवरी ना हो जाए, अकाल डिलीवरी ना हो जाए, उसके लिए हमें ये करना है कि लाइक ऐसी कोई भारी वजन नहीं उठाना है, ताकि अ, जैसे बोले ना कि अभी फल पूरा पका हुआ नहीं है, हम कच्चा ही उसको तोड़ लेंगे तो रस नहीं निकलेगा। तो उसको खास खाने पीने में भी ध्यान रखनी है ताकि ब्लीडिंग वगैरह भी ना हो। सेकंड थिंग ये है कि कोई ऐसी सवारी भी नहीं करनी है कि जिसमें उबड़ खाबड़ वगैरह कुछ हो, मतलब अपने टाउन से जनरली हम जाना मना करते हैं कि अपने टाउन के बाहर मत जाओ। तो ये दो चीजें खास करके। तीसरा, कभी कभी 9 मंथ में एंड में से भी बोलते हैं कि मैथुन भी करना, लेकिन वो हम कम्प्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड बोलते हैं कि वो भी नहीं करना है। થોડીક રાહ જોઈએ આપણે શિવાંગી બેન આવે ને પછી ચર્ચા ચાલુ કરીએ. नहीं है। આ રહે तो શિવાંગી બેન. ये सब अरे चीजें ध्यान में रखनी है 8वें और 9वें अभी महीने आए में। और फोर्थ थिंग थोड़ी है तो मुझे बोला था. मानसिक भार। ज्यादा वो शोक में रहेगी, ऐसा भी होता है, तो भी उसको डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ते हैं, मतलब कुछ ब्लीडिंग वगैरह होने का। लेकिन अगर एक बार जो बोले ना कि वाटर ब्रेक हो गया तो डिलीवरी करनी ही पड़ती है। बाकी सब में तो अभी रुक सकते हैं, ब्लीडिंग हुआ तो उसको रुका सकते हैं, लेकिन एक बार अगर वाटर ब्रेक हो गया, एमनियोटिक फ्लूइड निकल गया, तब तो कोई भी महीना हो डिलीवरी करनी ही पड़ती है। तो वो जो मेनली रहता है वो कोई ना कोई कारण, शारीरिक क्षोभ के कारण होता है। तो ऐसी कोई चीजें उसको सजेस्ट ना करें। थैंक यू मैम। नमस्ते। मैम एक क्वेश्चन था। जी। मैम एक केस मैंने ऐसा देखा था कि वो जो डिलीवरी थी, मतलब बेबी की ग्रोथ थी, वो 1 मंथ आगे की तरफ चल रही थी, जिसके कारण 8 मंथ में डिलीवरी हुई। और जो बिना एनआईसीयू के बच्चे को सुरक्षित निकाला गया, और दोनों सुरक्षित थे, माँ भी बच्चे भी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैम, जैसे मेरे को जानना था कि उसके अंदर क्या फिजियोलॉजी रही होगी जिसके कारण दोनों सेफ रहे 8 मंथ में भी। जी, आपका मतलब एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर लेती हूँ जहां तक मुझे समझ में है। मतलब कि बच्चे की डिलीवरी एक जो उसका पैरामीटर होता है 1 महीने पहले का चल रहा था और उसकी डिलीवरी भी हो गई, फिर भी वो बच्चा एकदम स्वस्थ था, उसको एनआईसीयू की आवश्यकता नहीं लगी। यही आपका क्वेश्चन है ना? जी मैम, उसकी जी। क्या फिजियोलॉजी रही होगी कि क्या मदर ने ऐसा किया होगा अपने टाइम पीरियड में, मतलब क्या ऐसा था कि सेफ हो गए दोनों। मैं मेरे एक पेशेंट का ही मैं आपको बताती हूँ। मेरे एक पेशेंट का जो दोनों ट्यूब थी, हमने उसका ब्लॉकेज आ रहा था, उसकी हमने ट्रीटमेंट भी की। उसके बाद उसको बोले न तो 2 बार प्रेगनेंसी रही, लेकिन दोनों वापस ट्यूब में ही रहती थी। एवरी टाइम उसको ऐसा होता था कि वो ट्यूब में ही रहती थी। इसलिए फिर हमें उसको आईवीएफ में सजेस्ट करना पड़ा। हम सब पेशेंट को आईवीएफ के लिए नहीं जाना है, किसको जाना है, कब जाना है वो भी सजेस्ट करते हैं। फिर उसको पहले ही आईवीएफ में उसका बच्चा रह गया, लेकिन वो पेशेंट ने पहले भी आईवीएफ के पहले भी पंचकर्म करवाया था, और पूरा वो जो 9 महीना है उसके 9 तक उसने गर्भ संस्कार भी बहुत ही अच्छे से पालन किया। उसकी बेटी 8.5 महीने पे आई, 2 kg की ही थी, लेकिन उसको भी कुछ भी मतलब ये एनआईसीयू वगैरह में नहीं रखना पड़ा, क्योंकि उसकी माता ने पूरे 9 महीने मतलब पहले से लेके और इवन गर्भावस्था के पहले से ही उसने अपने सब में चेंजेस करके रखा था, पूरा गर्भ संस्कार पालन करते थे। तो उसका बच्चा अगर 2 kg का भी आया तो भी वो संपूर्ण स्वस्थ था,
उसको ना NICU की जरूरत पड़ी, सब कुछ उसकी एक्टिविटी सब कुछ सही था। तो जब आप पहले से ही ध्यान रखते हैं तो आपकी डिलीवरी शायद ऐसे 15-20 दिन आगे भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अचानक से ये हो, कुछ भी पालन नहीं किया और अचानक से ये करते हैं तो बच्चे में या माता में, जनरली बच्चे में मोस्टली दिक्कत आना देखी जाती है। इस संदर्भ में मैं कुछ कह पाऊँ कहूँ, अगर इजाजत। इस केस में ऐसे केसेस बहुत सारे विश्वनाथ गुरुजी के पास आते थे, कई सारे डॉक्टर्स आते थे, वो बताते थे कि 8th मंथ में हमको पढ़ाया जाता है कि कुछ ऐसा होता है, ऐसा रिस्क रहता है 8th मंथ में कि डिलीवरी हम नहीं कर पाते। 7th में कर सकते हैं, 9th में कर सकते हैं, मगर 8 में नहीं कर सकते। तो वो क्वेश्चन विश्वनाथ गुरुजी को कई सारे डॉक्टर्स पूछते थे। तब गुरुजी ने बताया था कि पहले आप वो जानो कि ये बात किसने पहले बताई। तब डॉक्टरों ने बोला कि हमको पता नहीं, मगर हमको ये पढ़ाया जाता है। तो गुरुजी ने बताया कि ये सबसे पहले आयुर्वेद में तब बता दिया था कि 8 मंथ में क्या होता है वो आपको पता है। तो तब डॉक्टर्स ने बोला ऐसा पता नहीं। तो बोले कि 8 मंथ में ओ जो रहता है, और वो ओज जैसे आपने बताया वो एकदम सटीक जवाब है कि वो ट्रांसफर होता है, पूरा बच्चे में चला जाता है। तो माता थोड़ा उस टाइम पे उसका भाव जो है ना अनकंफर्टेबल फील करती है, उसको पता नहीं चल रहा मेरे को क्या हो रहा है। फिर जैसे वो अपने माता में आता है तो वो हर्षित होती है, जैसे बच्चे में जाता है तो वो थोड़ी उदास हो जाती है। तो उसको पता नहीं चल रहा है हो क्या रहा है, मगर वो ओज इतना सूक्ष्म है कि कहीं पे भी टेस्ट कराएंगे तो नहीं आएगा, कितना भी इंस्ट्रूमेंट देखो। तो इसलिए ओज का ये जो विज्ञान है वो ये है कि जैसे बताया कि आधा थोड़े टाइम बच्चे में चला जाता है, फिर थोड़े टाइम माता में आता है, तो उसका कुछ फिक्स नहीं रहता। तो उसी टाइम पे अगर डिलीवरी की और अगर वो ओज बच्चे में होगा और डिलीवरी हुई तो माता मर जाएगी। वो ओज माता में है और डिलीवरी हो गई तो बच्चा मर जाएगा। और ऐसे बहुत कम चांसेस है कि वो 50-50% रहेगा, वो बहुत कम चांसेस रहते हैं। और इस दरमियान अगर हुआ तो दोनों बच जाएंगे। इसलिए हमको क्वेश्चन वो रहता है कि ये फिजिकली क्या हुआ, मगर फिजिकली इसलिए नहीं दिख रहा है कि वो लेबोरेटरी में नहीं आ रहा है। तो ओज पे डिपेंड करेगा कि वो उस टाइम पे ओज कौन सी अवस्था में है। 50-50% के चांस बहुत कम रहते हैं, तो दोनों बच जाते हैं। अगर नहीं रहा तो दोनों में से एक जाएगा। ये पूरा विज्ञान है, वो कितना भी करेंगे तो ये इंस्ट्रूमेंट में नहीं आने वाला। मगर वो ऋषियों ने इतना सूक्ष्म लेके जाना था कि ये साल में सही में क्या हो रहा है, इस महीने में सॉरी। तो 8 मंथ में ये हो रहा है, इसलिए अभी भी ये साइंस भी अभी नहीं ढूंढ पा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मगर वो ऋषियों को पता है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका वहां तक वो लोग पहुंच पाए हैं। तो ये कारण है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि कुछ फिजिकली उसने कुछ किया होगा और हो पाए। फिजिकल भी अच्छा ही है, वो करेंगे तब तक तो अच्छा ही रहेगा। मगर ओज का जो विज्ञान है ना, ये इसी कारण से इस तरीके से हो रहा है। तो ऐसी संभावना के कारण कई बार ये ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाती है कि दोनों बच भी जाते हैं या एक चला भी जाता है, उसका कारण ये ओज है। अभी मैम हाँ, एक एक मिनट बता। जैसे मॉडर्न साइंस में अभी मतलब ब्रेन हमें सबको पता है लेकिन हम मन नहीं ढूंढ पाए हैं, वो इतना एग्जैक्टली। सूक्ष्म है। तो उसी तरह से ओज का है। ओज सही होगा तो उसके शरीर में लक्षण मिलेंगे, ओज की वृद्धि होगी तो भी लक्षण मिलेंगे। लेकिन कम अवस्था में होगा तो आपको पता नहीं चलेगा। ये इतना सूक्ष्म है वो, जैसे मन है। मैम एक और क्वेश्चन था कि जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान मदर ब्लीड करती है पूरे टाइम कई केसेस में, और फिर उसके लिए वो इंजेक्शंस लगवाते हैं। तो ऐसा आयुर्वेद में है कि हम उनको विदाउट इंजेक्शन कुछ प्रिस्क्राइब करें कि उनकी ब्लीडिंग भी अगर होती भी है तो बेबी नॉर्मल रहे, ऐसा करके। वैसे ब्लीडिंग होने के एक तो स्टेजेस रहते हैं कि कौन से ट्राइमेस्टर में हो रहा है, पहले 3 महीने में हो रहा है, बीच के 3 महीने में हो रहा है कि या लास्ट के 3 महीने में हो रहा है। तो उसके हिसाब से उसके कुछ शारीरिक कारण भी रहते हैं और मानसिक भाव भी रहते हैं। मानसिक और शारीरिक दोनों भाव पहले 3 महीने में बहुत ही मतलब कारणभूत रहते हैं। सिर्फ आपने कुछ शोक, ऐसा कुछ शोक की घटना हुई और आप अति रुदन हुए या फिर अति रोना हुआ या फिर ऐसा कुछ अति गुस्सा हुए तो भी आपको ब्लीडिंग होने के चांसेस है। तो पहले तो निदान ढूंढना जरूरी है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। अगर निदान मिलेगा तो हम उसका निदान परिवर्जन कर पाएंगे। दूसरा, कई पेशेंट में ये रहता है कि मतलब इस
कुछ भी ये कारण होने की वजह से वहां पैथोलॉजी डेवलप होती है। तो मोस्टली ऐसे एक टर्म बोलो तो रिट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग होना, बराबर, मतलब के सॉरी रिट्रोप्लेसेंटल ब्लीडिंग होना, मतलब जहां वो बच्चा चिपक रहा है उसके पीछे ही ब्लड का गट्ठा हो जाना। तो उसके लिए हम कुछ आयुर्वेदिक उसको दवाई देते हैं, कुछ लो डोज में बस्ती भी कुछ जो कुछ मेडिसिन आयुर्वेदिक तेल की जो है जो शीत है उसके मतलब वीर्य शीत है ऐसे हम उसको कुछ बस्ती वगैरह देंगे तो उसका जो ये इंजेक्शंस वगैरह की आवश्यकता नहीं रहेगी और वो उसका प्रेगनेंसी वो कंटिन्यू कर सकते हैं अच्छे से। नो लेकिन उसको कारण कौन सा है वो देखना अति आवश्यक है, उसके बाद ही उसकी ट्रीटमेंट हम जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके लिए आयुर्वेद में, इसलिए सबके लिए सब मतलब एक मेडिसिन सबके लिए नहीं रहती है, उसका प्रकृति निदान दोनों देख के और ऋतु देख के, ये तीनों देख के फिर आगे उसको मेडिसिन या फिर जो भी औषधियां है जो भी चर्या है उसको सजेस्ट किया जाता है। तो इस हिसाब से मैं मतलब किसी कुछ एक का नाम नहीं बोलूंगी यहाँ पे कि ये औषधि दे दो, क्योंकि कभी किसी पेशेंट को कारगर करती भी है किसी को नहीं करती। जैसे सिर्फ हरी तकी लेने से सबको अनुलोमन होगा ऐसा नहीं है, किसी को नहीं भी होगा, किसी को भी बंद भी हो जाएगा। तो कौन सी प्रकृति को भी बंद होगा, कौन सी प्रकृति को ठीक रहेगा, वो उसके प्रकृति के ऊपर डिपेंड रहता है। इसलिए क्या दिक्कत है उसको जानने के बाद हम कर सकते हैं, तो उसको ये इंजेक्शंस वगैरह की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। और गर्भ 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 संस्कार मतलब जो गर्भावस्था के जो सभी मंथ में जो भी आयुर्वेद मेडिसिन बताई गई है उसको अगर फॉलो करेंगे तो आगे जाके भी ब्लीडिंग वगैरह के चांस नहीं रहते हैं। प्रशांत जी को कुछ क्वेश्चंस है। जी प्रशांत जी, हैंड रेज किया है प्रशांत जी करके। जी प्रशांत जी, आपका माइक शायद म्यूट होगा, आ अनम्यूट रहा है करेंगे आवाज? तो। हाँ। मेरा क्वेश्चन है कि हमें हमें पहला बच्चा है, तो हम दूसरे के लिए ट्राई कर रहे हैं, और हमें बच्चे चाहिए थी, तो इस हिसाब से हम कुछ कर सकते हैं क्या? और एक क्वेश्चन था कि बच्चा होने के बाद कभी कभी वो रोता नहीं है, तो उसको बाद में कुछ प्रॉब्लम आते हैं, शायद कुछ अटैक वगैरह सा आता है और उसका थोड़ा मूवमेंट लेट होता है और वो थोड़ा मंद टाइप ऐसा रहता है, तो उसके उसके लिए भी क्या है क्या? क्योंकि मेरे आजू बाजू में यही 4-5 केसेस है, वो मैं देख रहा था, तो इसलिए मैं मुझे वो क्वेश्चन था। एक मिनट। हमें आगे की संतति बेटा हो या बेटी उसके लिए मैं अवश्य गुरु जी से ही कहूंगी कि उसका आंसर वही दे। ओके। तो उसका आंसर आपको गुरुजी देंगे। दूसरा है कि कभी कभी मतलब आपका क्वेश्चन है कि बच्चा जन्म के बाद रोता नहीं है, तो उसकी वजह से उसको ये दिक्कत वगैरह होती है। अ, पूरे बॉडी में ऑलमोस्ट जैसे बोला कि सब अंग प्रत्यंग जो है वो 7 महीने पे डेवलप हो सकते हैं। एक लंग्स मतलब कि जो कुछ आयुर्वेद के हिसाब से भी हम देख रहे हैं, कुछ मॉडर्न के हिसाब से भी बताती हूँ कि लंग्स जो है वो लास्ट में डेवलप होते हैं, मतलब डेवलप हो गए होते, जो थोड़ा सा हिस्सा बाकी है वो उस टाइम पे होता है। तो जब जैसे ही डिलीवरी होती है तो बच्चा रोना इसलिए आवश्यक है कि उसके लंग्स है कंप्लीटली फुल पाए और जो भी बॉडी में चेंजेस होते हैं सिर्फ एक नाभिनाल कर्तन से, तो वो पूरा जो साइकिल रहती है वो कंप्लीट हो जाए। ओके। तो आयुर्वेद में भी इनसे बताया कि तब कुछ कर्ण में मतलब ऐसे पत्थर का घिसना वगैरह करते कि जिससे बालक को कॉन्शियसनेस लानी है। अगर उस टाइम पे कॉन्शियसनेस नहीं आई तो सबसे ज्यादा ब्रेन में दिक्कत होती है कि जो ऑक्सीजन लेवल है नॉर्मली देखा जाए कि जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है वो एरिया डेड बनता जाता है। मोस्टली देखा जाए तो डायबिटिक फुट
बराबर, डायबिटीज वाले पेशेंट को पैर में कालापन होता जाता है, तो वैसे उसके ब्रेन में तुरंत उसको ऐसे हवा नहीं मिली, मतलब उसके लंग्स प्रॉपरली फूल नहीं पाए, ये सब कोई मतलब ये पूरी एक घटना ही रहती है। वो नहीं हो पाए उसके लिए उसको मानसिक जो मगज में मतलब माइंड में कुछ चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से उसका हमें जो माइलस्टोन वगैरह है वो डिले देखना मिलता है। मतलब हम ऐसे बोले कि थोड़ा उसका विकास है वो बाकी बच्चों से थोड़ा डिले चलता है। तो उसमें एक तो जन्म के समय पे जो चीजें करनी चाहिए उसको, जो मतलब आवश्यक हो उतना उसको मतलब डिलीवरी अच्छे से हो, वो भी एक देखना है। पूरा 9 मंथ माता ने कैसा उसको किया है वो भी बहुत ही आवश्यक है। और जो उसके बाद में बच्चा आता है तो उसके बाद भी उसको कुछ कुछ मेडिसिन वगैरह, जिसमें हम सबसे पहले ही बोलते हैं कि सुवर्ण प्राशन वगैरह, जो सुवर्ण है वो सभी इंद्रिय को उत्तेजित करने और उसकी कार्य क्षमता बढ़ाने वाली है, इसलिए सुवर्ण प्राशन करवाने के लिए बताते हैं। पहले के जमाने में जब सुवर्ण प्राशन नहीं था तब सुवर्ण को घिस के करवाते थे, लेकिन हुआ तो वही सुवर्ण प्राशन। इसलिए सुवर्ण वाली कुछ औषधियां वगैरह देते, लाइक कुमार कल्याण रस वगैरह छे, सुवर्ण प्राशन जो है वो हम तब से देते हैं। तब हम सिर्फ कम डोज में नहीं, उसका जो मेडिसिनल डोज है उस डोज में देके उसको फिर तभी से अगर ट्रीटमेंट चालू किया तो ज्यादा अच्छे से रिजल्ट मिलता है। ऐसे पेशेंट यहाँ पे भी कई बार देखने को मिलते हैं कि टाइम काफी चला जाता है, 1 साल का बच्चा हो जाए, 2 साल का बच्चा हो जाए, फिर उसको पता चलता है कि हाँ ये दिक्कतें अभी उसको आ रही है, तो टाइम काफी चला जाता है। तो अगर पहले से जितना जल्दी उसको रूल आउट होना तो उतना जल्दी उसको रिजल्ट मिलता है। मतलब लोग जितना पूरा पुराण होता जाएगा थोड़ा उसमें कहने का मतलब है कि चिकित्सा के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर सभी तरह से उसका करे तो मतलब देख ट्रीटमेंट करेंगे तो रिजल्ट तो मिलता है उसमें भी। मैम जी मैम कभी ऐसा आपने देखा है कि अगर हम बिना टेटनेस के या बिना वैक्सीन के आगे बच्चे को अगर ना लगवाए तो इट वर्क मतलब वो वर्क करता है या नहीं आयुर्वेद के मतलब अगर हम प्रॉपर आयुर्वेद के तरीके से चले तो क्या आज के टाइम में वो चीज वैक्सीन ना देना सेफ है या नहीं है? इस केस में अगर मैं बताऊं तो मेरी बच्ची को ही मैंने नहीं दिया है, अभी 5 साल की है। उसको अभी तक मैं अस्पताल में देके नहीं गया हूँ, क्योंकि मेरे को उसी पे भरोसा है। मेरी बच्ची को भी आपको देखना हो तो यहाँ पे आके देख सकते हैं, उसका वीडियो भी मैं अगर चाहे तो भेज दूंगा। तो अगर इस केस में बताए तो कुछ होता नहीं। स्वर्ण प्राशन जो है उससे अभी मैं मेरी मेरी तरफ से मैं जो बात करूँ, मेरे खुद का जो बता रहा हूँ, लोगों का अलग अलग राय खुद की रहती है, मगर मेरी खुद की बताऊँ तो मेरी बच्ची को आज तक एक पोलियो के ड्रॉप तक मैंने नहीं दिए। 21वें दिन से चालू किया था, फर्स्ट दिन से इसे नहीं दे पाया क्योंकि मेरे वहां पे बॉटल पहुंची नहीं थी। 21वें दिन से चालू किया था और आज तक वो पी रही है, तो वो वर्क कर रहा है। मेरा खुद का रिजल्ट मैं बता रहा हूँ। और ऐसे कई बच्चे, मेरा एक नहीं, हमारा जो जहाँ पे हमारा 16% सेंटर चलाते हैं वहाँ पे कई सारे बच्चे का लिस्ट हमारे 500 से 600 लोगों के ऐसे लोग हैं जिसने अभी तक एक वैक्सीनेशन नहीं लगाई है, फिर भी उसके बच्चे स्वस्थ है। तो प्रैक्टिकली मैं खुद वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो कई कई बातें नहीं है, मेरी खुद की बच्ची है, 5 साल की अभी हो चुकी है। तो ऐसा नहीं, ये वर्क करता है क्योंकि पहले आप कल्पना भी नहीं करेंगे कि जब एलोपैथी में वैक्सीन नहीं थी उससे पहले पहली वैक्सीनेशन भारत के कश्यप ऋषि ने बनाई थी। और आप वो सोचो कि उसने पहली वैक्सीन गंगा जल में बनाई। वो हमने कल्पना भी नहीं की थी। उसने गंगा जल का इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से यूज क्यों किया था? क्योंकि वो एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीवायरल है। तो आप सोचो कि कहाँ तक उन लोगों ने सोचा था। तो वैक्सीनेशन, हम ऐसा सोच रहे हैं कि अभी का कॉन्सेप्ट है वो अभी का नहीं है। वैक्सीनेशन बुरा नहीं है, वैक्सीनेशन का खिलाफ हम नहीं जा रहे, मगर अगर वैक्सीनेशन में कुछ ऐसे केमिकल, इसकी भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स है, तो वैक्सीनेशन का कोई विरोध नहीं है। मगर अगर उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है, हमारे लिए बेनिफिट है नहीं, सबके लिए बराबर है नहीं, वो जानकर समझ के पूरा साइंस जानने के बाद ले तो कोई वो मेन महत्व का वो है। तो सुवर्ण प्राशन वही था कि पहले सुवर्ण प्राशन ही संस्कार चलता था, तो कोई और वैक्सीनेशन की जरूरत पहले के काल में नहीं रहती थी, क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट्स ही ऐसे डिजाइन किए गए थे। तो ये कश्यप ऋषि ने ही बनाया था, और वैक्सीनेशन की बनाने वाला ही भारत था।
तो वो गलत है ऐसा नहीं है, वो साइंस गलत नहीं है, मगर अगर वो साइंस का अगर कुछ मिसयूज किया जाए तो फिर वो गलत हो पाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से ही हानि हो जाए शरीर में, तो वो साइंस कुछ काम का नहीं रहेगा। ऐसा है। इस प्रश्न का मैं वही बताने वाली थी कि इसमें बहुत सारे लोग हैं कि जिसने अपने बच्चों को नहीं दिलवाया है। मैंने पर्सनली अपने बेटी को ही अभी तक नहीं कोई भी वैक्सीन नहीं दिलवाई है, और अभी वो संपूर्ण स्वस्थ है। तो सुवर्ण प्राशन आप डे 1 से शुरू करेंगे तो ट्रेमेंडस रिजल्ट है उसके, आपको कोई और औषधि चाहिए ही नहीं। जब फिर आगे जाके धीरे धीरे उसको जब खाना शुरू करेंगे तब उसको पंचपत्र सिरप, गुरुकुल की जो जो मेडिसिन में आपको सजेस्ट कर रही हूँ, फिर डील वाटर से अच्छा हम यहाँ पे जो बनाते हैं, मैं नाम कुछ भूल गई, लेकिन वो है, वो भी इतना ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। अभी तक मेरे चाइल्ड को नहीं पेट की कोई बीमारी हुई, कुछ भी नहीं हुआ है, शी इज कम्प्लीटली हेल्थी। तो उसको जैसे दांत टीथ आ रहे थे तब उसको वेलकम टीथ वगैरह दिए, तो उसमें सारी औषधि उस हिसाब से दी हुई है, जो आचार्य वगैरह ने बताई उस हिसाब से ही बनाई हुई है। और विश्वनाथ दातार शास्त्री जी ने तो उसके ऊपर बहुत ही बच्चों के ऊपर तो बहुत ही गहन विचार करके ही सभी मेडिसिन दी है, और उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। और भारत के कई सारे माता पिता अपने बच्चों को वही दे रहे हैं और उसके बच्चे भी स्वस्थ ही है। सेकंड में ये देखना चाहिए कि मोस्टली हमारी एज के सभी ने, हम लोगों ने बीसीजी से लेके अब तक की सब, जब जहां तक हमको नहीं पता था तब तक हमने सभी टीका लगवाए हैं, फिर भी हमें कभी कभी मिजल्स वगैरह, चिकन पॉक्स वगैरह फिर भी हुए हैं, राइट। और रिसेंटली बोला जाए तो कोरोना वैक्सीन वो भी कई लोगों ने दिया हुआ है, फिर भी उसके साइड इफेक्ट्स भी दिख रहे हैं, और किसी में पॉजिटिव भी है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि वैक्सीन देने से ही कोई रोग नहीं होगा और वैक्सीन नहीं दिया तो वो रोग होगा। तो उसका प्लस और माइनस दोनों सोच के आप अपने बच्चे की जो भी भविष्य के लिए आप सोच सकते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिकली देखा गया कि नहीं देने से भी बच्चा स्वस्थ ही है। मैम यदि हमारे पे कोई पेशेंट कोई मदर आती है, प्लान कर रही है और कहती है कि हम वैक्सीन ना लगवाए, स्वर्ण प्राशन करे, क्या आप उसकी गारंटी, तो हम उस चीज के लिए क्या उनको बोले करके इस चीज में? ये क्वेश्चन एक्चुअल में सब जगह सब में आता है कि मैडम हम ये ट्रीटमेंट अगर करें तो भी इसमें गारंटी है कि नहीं। पर आज गाड़ी अपनी नहीं फोर मैम, अपनी फोर व्हील की भी गारंटी वो खुद नहीं ले सकते, तो उसके जीवन की गारंटी हमें हमें देने के लिए बोलते हैं। मैं सही में मना करती हूँ कि अगर मैंने जिस हिसाब से बोला अगर उस हिसाब से आपने किया ना तो आपको आपकी गारंटी मैं लूंगी, बाकी मैं नहीं लूंगी, बराबर। वो दिनचर्या वगैरह लाइफस्टाइल वगैरह अगर कंप्लीटली उसने फॉलो किया तो वैसे भी कोई रोग नहीं होने वाले हैं। तो मैं उसको वही बताती हूँ कि आप 18 प्लस के हैं तो आप कोई भी निर्णय लेने के लिए एक सशक्त है कि आपको क्या करना है। सभी के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। आप देखो, आप जैसे हमने ये उदाहरण दिया कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिसको सिर्फ वैक्सीन न देने से भी स्वास्थ्य अच्छा रह रहा है, लेकिन फिर आगे जाके हम किसी की गारंटी नहीं ले सकते। आज मेरे बच्चे को कुछ भी होगा अगर बराबर, तो उसकी जिम्मेदारी और जो भी ये करना है तो मैं और मेरे हस्बैंड ही करेंगे, राइट। तो वो माता पिता की चॉइस है कि उसको करना क्या है, लेकिन हमें उसको दोनों को प्लस और माइनस दोनों दिखा के उसके ऊपर छोड़ना है कि क्या उसकी चॉइस है। इसके ऊपर इस वैक्सीनेशन के ऊपर गुरुजी का भी बहुत ही अच्छा एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें यही क्वेश्चन था। सही बात है। शंकर राठौर जी करके है। और अभी वैसे 10:30 हो गया है, तो जैसे एक दो क्वेश्चन लेके फिर हम इसको आगे क्लोज के लिए हम प्रोसेस करेंगे। शंकर राठौर जी जी। दशरथ कुमार गुप्ता है फिर उसके बाद में। हाँ दीदी नमस्ते। मैं बोल रहा था कि जिसे जो माता बहन का जो डिलीवरी हो जाता है तो उसमें जब डॉक्टर या नर्स लोग जो नाल काटते हैं
तो नाल काटने का आयुर्वेद के दृष्टि से वास्तविक समय क्या होगा उसमें? अगर पहले काट दे तो क्या असर पड़ेगा बच्चों को, और बाद में काटेंगे तो उसका क्या असर पड़ेगा बच्चों को? थोड़ा इस पे हमको प्रकाश डालिए। 5 मिनट। हाँ। yes, sir। आयुर्वेद में जन्म के बाद नाभिनाल कर्तन के लिए बताया ही है। अभी काफी काफी टाइम में मतलब रिसेंटली 5-10 साल में ये भी बताया गया है कि आने के बाद उसको थोड़ा जो भी नाल में जो भी ब्लड होता है वो थोड़ा बच्चे में जाने दो, फिर बाद में नाभिनाल कर्तन करो। ये 2 तरीके से वो करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में बताया है उस हिसाब से बच्चा हाँ आने के बाद आप तुरंत नाभिनाल हाँ हाँ। कर्तन करें तो वो ज्यादा। ऐसा नहीं है कि अगर उसमें से हमने ब्लड है वो बच्चे में दे दिया तो ज्यादा ब्लड आ जाएगा तो उसको ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। तो तुरंत ही बच्चा आने के बाद तुरंत आप उसका नाभिनाल कर्तन करें। हेलो मैम, मेरा एक जो प्रश्न है पूछ सकता हूँ? हेलो हाँ जी। मैम, मेरा एक प्रश्न ये था, जैसे अभी हम लोग जो है प्लानिंग कर रहे हैं बेबी की, तो हम्म। जैसे स्पर्म्स हमारे स्ट्रांग हो, मजबूत हो, उसके लिए मैम आपके यहाँ से क्या मतलब क्या आप अपने यहाँ से प्रेस्क्राइब करेंगी? अ, एक बार ऐसा हो तो आप उसके लिए एक बार गूगल फॉर्म आप भर लीजिए, बराबर। तब तक के लिए आप मैंने जो बताया कि आपकी दिनचर्या वगैरह में ब्रह्मचर्य जी वगैरह पालन करें। जी और ये हेमंत वसंत शिशिर और वसंत ऋतु ज्यादा फेवरेबल है मतलब प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए। जी। तो आप उस हिसाब से देख के एक बार आप गूगल फॉर्म भर लीजिए, फिर आप उसमें आपको सब कुछ बता देंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन आवश्यकता है। ठीक है मैम, ठीक है, धन्यवाद मैम। है ना? जी। हेलो। मैम मेरा क्वेश्चन था, नमस्कार। जैसा आपने बताया कि बच्चे को वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं होती है हम्म। स्वर्ण देने से, मैंने अपने भांजे पे ट्राई किया है स्वर्ण। रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मतलब मेरा भांजा 1 साल 3 महीने का है। उसके जब दांत आए तो दांत के समय भी उसे कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत बच्चे तो बीमार हो जाते हैं, वो बिल्कुल हम्म। बीमार नहीं हुआ। थोड़ी बहुत सर्दी खांसी हुई, उसे कोई दिक्कत नहीं थी। अभी उसकी बॉडी की ग्रोथ, मतलब 1.25 साल की उम्र में देख के कोई नहीं बता सकता कि वो बच्चा 1.25 साल का। सब कह सकते हैं कि वो 1.25-2 साल के एवरेज में है। हम्म। इसलिए उसके तरफ से तो मैं श्योर हूँ। बट मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि बच्चे का जन्म अगर हॉस्पिटल में होता है तो वहां पे जन्म के तुरंत बाद बीसीजी वगैरह कुछ टीके लगाए जाते हैं, उससे कैसे बचा जाए? अगर हम नहीं प्रेगनेंसी के टाइम पे पहले से स्वर्ण प्राशन पिला रहे हो और बच्चे को फर्स्ट डे से स्वर्ण प्राशन भी दें, तो फिर उस मतलब जो न्यू बॉर्न के टाइम जो टीका लगता है, वैक्सीनेशन होता है, उसका क्या रिजल्ट है या उससे कैसे बचा जाए? जब आप डिलीवरी के लिए दाखिल होते हैं तभी से ही उनको बता दो कि इनको कोई भी टीका लगवाना नहीं है। आप बराबर है। बच्चे के डॉक्टर को भी बता दो तो वो नहीं लगाएंगे, कभी भी नहीं लगाएंगे जब उसको तो बच्चा तुरंत आने के बाद। तो ये एक मेन रहता है कि आप जब भी आप डिलीवरी के लिए कोई भी महिलाएं दाखिल होती है और आप इच्छा रखते हैं कि नहीं उसको लगे, तो तभी उसको डिलीवरी से पहले ही डॉक्टर को बता दीजिए कि इसको कोई भी टीका लगवाना नहीं है। यही मेन रहेगा, नहीं तो वो उनका वो रूटीन हो गया है तो वो सबको लगवा के देते हैं। तो हमें उसको बस जस्ट इन्फॉर्म कर देना है। क्लियरिटी करनी होती है, बराबर है। क्लैरिटी कर दीजिए। नमस्ते डॉक्टर। जी नमस्ते। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी पुत्र वधू है, उसे गर्भ नहीं बन पा रहा, तो क्या उपाय किया जाए? गूगल फॉर्म आप भर देंगे ना तो गूगल फॉर्म उसके लिए ही रखा है कि जो भी ऐसी कुछ समस्या रिलेटेड कुछ हो ना तो गूगल फॉर्म भर के डायरेक्ट ही निदान अच्छी तरह से हम कर पाएंगे। जो भी गूगल फॉर्म क्वेश्चन तो मैं भर दूंगा, आप भेजिए कहाँ भरना है, गूगल फॉर्म भर दूंगा मैं। मैंने चैट बॉक्स में रखा है। सामान्य निःशुल्क चिकित्सा के लिए अलग है, और स्त्री का जो रोग है या गर्भावस्था संबंधित कुछ रोग है तो उसकी चैट बॉक्स में मैंने रखी है लिंक। अच्छा तो ठीक। ऐसे कोई समस्या जो है वो पर्सनली अलग से हम हैंडल करेंगे। चलो ठीक। हेलो। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका डॉक्टर का अलग से नंबर मिल सकता है बात करने के? ना, ये इस पे मिल ही जाएगा। या अगर आप ये चैट बॉक्स में मैंने जो लिंक है वो सब यहाँ से ही हम हमारे साथ ये सेवा कर रहे हैं, ये जो पूजा बिन माकड़िया है और फिर भौतिक साहब है, सब ये साथ में ही रहेंगे तो आपकी चिकित्सा वहां से ही होगी, आप चिंता मत करिएगा।
गुरुजी भी साथ में होंगे। कोई बात ठीक नहीं। जी ठीक है, जी हेलो धन्यवाद। हाँ जी हेलो जी। नमस्ते। हाँ अभी जी। हम लास्ट लेते हैं, 10:30 ऊपर हो चुका है। जो भी हो ये लास्ट ए- क्वेश्चन करके हम संपर्क ओके, मैं करेंगे। मनसुख बोल रहा हूँ जामनगर से। जी 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 तो जी। ये प्लानिंग के लिए जो पंचकर्म का बोलते हैं, हमने पूछा था आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में। तो पंचकर्म करवाने के लिए मतलब कौन सा समय अच्छा रहेगा और पंचकर्म अरे क्यों ये करवाने जाली चाहिए? पे से कूड़ा हटा दो, पानी निकल जाए। ये क्यों पानी इकट्ठा कर रखा है? हटाओ ये कूड़ा, हटाओ जाली से। पंचकर्म मतलब क्यों करना चाहिए ऐसा, और क्या फायदा होता होता है उससे? मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि पंचकर्म क्यों करना चाहिए। शारीरिक शुद्धि के लिए जनरली पंचकर्म है। पंचकर्म की इफेक्ट हेड टू टो बॉडी में आती है। पंचकर्म की जो इफेक्ट में एक रूटीन उदाहरण से बताऊं कि हम हर रोज घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं, लेकिन हम फिर भी दिवाली क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमने सब कुछ अच्छे से रखा हुआ होता है, फिर भी कहीं ना कहीं जंग वगैरह लग जाती है। तो वैसे ही हमारी दिनचर्या, हम कोई वैसे तो चर्या पालन करे, मतलब इतना जो आइडियल में बताई गई है उस हिसाब से अगर नहीं किया तो कहीं ना कहीं वात पित्त कफ का इम्बैलेंस रहता है। वो हमें जो डिजायर्ड हमारा फल है उसको लाने में कोई ना कोई दिक्कत करेगा। तो जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो उससे पहले इसलिए पंचकर्म करना आवश्यक है कि बॉडी की दिवाली ही निकालो। अब पूरा शरीर कोशों का बना हुआ है, तो स्त्री बीज और पुरुष बीज भी ये कोश ही है। तो जब हम शरीर के सभी कोष क्लीन होंगे तो ये स्त्री बीज और पुरुष बीज भी क्लीन होंगे। इसलिए तो ब्रह्मचर्य का भी साथ में पालन करने के लिए बताते हैं, ताकि जो जहाँ जो भी वहां पे बीज है वो भी पूरे क्लीन हो, आगे वाले भी जो बीज रहते हैं वो भी क्लीन हो। तो हमें जब संतति के लिए प्रयत्न करें तो शुद्ध बीज, अच्छे पोटेंशियल वाले बीज के ऊपर हम हमें मिले, हम कर सके। तो इसलिए पंचकर्म दोनों, खास महिला और पुरुष दोनों को करवाना है और दोनों को आवश्यक है। ओके, और कौन सा समय अच्छा रहेगा उसके लिए? वैसे मैं सजेस्ट करती हूँ कि शरद ऋतु का जो समय है वो पंचकर्म के लिए बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि उस टाइम पे ब्रह्मचर्य भी पालन हो जाता है और उसके बाद की 3 जो ऋतुएं है वो गर्भधारण के लिए भी बहुत ही अच्छी है। तो सबसे ज्यादा गर्मी जब मई महीने में होती है तब मैं अवॉइड करवाती हूँ। बाकी तो पूरा पूरा ईयर जो है पंचकर्म के लिए फेवरेबल है। लेकिन बहुत अच्छे से देखा जाए तो वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, ये 2 ऋतु पंचकर्म के लिए बहुत ही अच्छी है। थैंक यू। मैम, जो स्वर्ण प्राशन हम कराते हैं तो 2 तरीके से, जैसे कि आज के टाइम में एक तो स्वर्ण भस्म के साथ हम शहद का और घी का यूज करके और उसमें हर्बल मेडिसिन डाल के बनाते हैं, और दूसरा जैसे काश्यप ने कहा है कि पत्थर पे स्वर्ण को घिस कर बनाना। तो वो स्वर्ण हम डायरेक्ट घिस सकते हैं या कैसे उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन सा बेस्ट रहेगा? इसके लिए भी मैं गुरुजी से कहूंगी कि इसका आंसर आपको गुरुजी देंगे। गुरुजी मैं जनरली इस तरीके से डायरेक्ट देने की, जनरली जो हमारे अनुभव में आया है, गुरुजी का ऐसे जो क्वेश्चन रहते हैं वो जनरली वो उसको अवॉइड करते हैं कि नहीं, वो डायरेक्ट ऐसे नहीं देना चाहिए कुछ कारणवश। उसकी प्रॉपरली पद्धति से वो डाइल्यूट हुआ स्वर्ण उसको ज्यादा इम्पेक्ट करता है। तो वो यस। कई बार मतलब वो उसका डाइल्यूशन की 5-6 पद्धतियां है जो विश्वनाथ गुरु जी ने अलग अलग 28 प्रकार के एक्सपेरिमेंट के बाद उसको किया। डायरेक्ट घिसने से देखो हमारे शास्त्रों में भी मेटल्स को मारण शब्द यूज किया है क्योंकि उसमें भी जीव रहता है। तो उसको उसकी अलग अलग पद्धति है। सुवर्ण भस्म हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं तो होता नहीं, मगर तैरने वाली जो भस्म है वो पूरे शरीर में जाती है। हमने घर्षण किसी मेटल के साथ किया तो उसका अंदर का जो प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो जाता है, और उसके फायदे की जगह नुकसान भी कई बार हो सकते हैं। तो उसकी प्रॉपर पद्धति के हिसाब से, इसलिए वो जो पद्धति का क्वेश्चन है गुरुजी उसको अच्छी तरह से इस तरीके से ही बताते हैं कि वही है कि वो डायरेक्ट इस तरीके से किसने बिना जाने कुछ नहीं करना है, कि जो भी है जान के डाइल्यूट की प्रॉपर पद्धति के साथ, कुछ औषधि के साथ या उसके साथ जो बताए उसके प्रमाण के साथ करना चाहिए। फिर भी इसका क्वेश्चन अगर आप हर मीटिंग में आएंगे ना तो गुरुजी आगे भी दे चुके हैं, और यही क्वेश्चन आप फिर से एक बार पूछेगा तो हम सभी को उसका लाभ मिल पाएगा। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन तो सही रहेगा कि आगे के मीटिंग में भी गुरुजी आएंगे तब उनको ये क्वेश्चन सही में पूछेंगे तो काफी सारे लोगों को भी फायदा प्रॉपरली हम उसका आंसर लेके जान पाएंगे। तो अभी हम
संपन्न करते हैं। 10:30 से ऊपर हो चुका है। मैं पूजा माखड़िया मैडम का बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने भी अपना बहुत इम्पोर्टेंट समय है, खुद डॉक्टर है, कई सारे पेशेंट्स की चिकित्सा करते हैं, इतना उनके पास भी समय नहीं रहता, फिर भी हमारे लिए समय मिला के फिर ये पूरी जूम मीटिंग अटेंड की थी, इसलिए उनको हम धन्यवाद अदा करते हैं। चैट बॉक्स में मैंने हमारी लिंक रखी है वैदिक शास्त्रों के गर्भ संस्कार की। तो जो भी नए आए हैं इसमें और जुड़ना चाहते हैं कि कब कब मीटिंग क्या क्या कहाँ कहाँ पे होने वाली है, किस किस टाइम पे, तो उसकी सब डिटेल हम उसमें रखेंगे। तो वो ग्रुप में जुड़ने के बाद हम वहाँ पे हम पूरी डिटेल रखेंगे। तो वहाँ पे हम देखते रहिएगा, तो कब होगी वो नेक्स्ट हम गुरुजी से चर्चा करके वहाँ पे रख देंगे। तो चैट बॉक्स में वो मैंने रख दिया है लिंक, और अगली मीटिंग जब होगी तो उसमें सूचित किया जाएगा। तो खूब धन्यवाद मैडम, और नेक्स्ट मीटिंग के लिए हम उसमें आयोजन रख देंगे। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।